काम है मेरा भाई, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब। वैधानिक कर व्यवहारिक कर क्या सब गुफ्तार के गाली आपको बदलना चाहिए। किसी कॉलेज चले जाओ, किसी कॉलेज में सकते हैं और उनसे मेरा नाम केवल गाली देने वाले समाज। मैं लास्ट में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रिय सर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह सर को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाबो इनकलाब। इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति, रेवोल्यूशन। शहीद भगत सिंह ने जो नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, यानी उन्होंने यूथ को मुखातब करके कहा था कि क्रांति को हमेशा जिंदा रखना है, क्योंकि जिंदा कौम के लिए जिंदा रहना जरूरी है। ये जो जिंदा लाश की तरह हम लोग घूमते हैं वो नहीं, जीवित का मतलब जागरूक, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक। जितना हम लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर आज के दिन को मना रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग केवल शाब्दिक रूप दे करके चले जाते हैं। मैं आज उस पर तुम लोगों को कुछ बताऊंगा, उस पर प्रकाश डालूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमारा कर्तव्य क्या है। संवैधानिक कर्तव्य से हट के हम व्यवहारिक कर्तव्य की आज बात करेंगे। हम खूब नारा लगाते हैं, खूब जोश में आते हैं, जिनजी का भी नाम लेते हैं। मैं अभी जिनजी में समझाऊंगा कि जिनजी क्या है, लेकिन हम सब गुफ्तार के गाजी हैं। गुफ्तार माने बोलने वाला, नारा लगाने वाला। किरदार के गाजी नहीं है। किरदार का गाजी व्यवहारिक रूप से जो क्रियान्वयन करे उसको कहते हैं गाजी। कहते हैं योद्धा को, मुजाहिद को, जो युद्ध करता है। वो युद्ध, वो संघर्ष जो खुद से भी करता है। तो आज पहले शुरू करते हैं इससे हम कि जेनजी क्या है। जनरेशन जब से बढ़ी, जब से हम जागरूक हुए, ऐतिहासिक पीरियड में आए, जब जनगणना शुरू हुई, उसके बाद एक मान के चलो कि 1945 यानी विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे प्रकार की जागरूकता आई। वैज्ञानिकता आ चुकी थी, दुनिया जान चुकी थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। दुनिया विज्ञान से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उस समय एक माना गया, डिवाइड किया गया कि 1945 से 1969 तक बेबी बूमर है। क्या कहा? बेबी बूमर लोग खूब बच्चे पैदा करते थे, जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले देखा था कि लाखों लाख की संख्या में लोग मर जाते थे। तो लोगों के मन में एक था कि ज्यादा बच्चा होगा, कुछ मर भी जाएगा तो कुछ बचेगा। उसको बेबी बूमर कहते हैं। फिर उसके बाद 1970 से 1979 तक आया, जनरेशन वाई कहलाता है वो। जिस समय अब हुआ कि नहीं, अब ठहराव आ गया है, बच्चे नहीं मरेंगे, बच्चे को रोकना है पैदा होने से। विभिन्न प्रकार के नस्बंदी कहो या जो भी तरीके अपनाए गए कि बच्चे रोके जाएं। उसके बाद फिर आता है 1994 तक जनरेशन जेड। जनरेशन जेड 1994 तक जो आया, तो उस समय साइंस, टीवी, रेडियो इत्यादि आ चुका था, लोग जान चुके थे, खूब टीवी देख रहे थे। और जनरेशन जेड का, जिसको जेन जी कहते हैं, उसमें अब कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि अल्फाबेटिकली लास्ट अल्फाबेट है जेड। तो अब क्या होगा? इसमें अल्फा और बीमा होगा, अल्फा और गामा होगा। यानी इसमें अब जितना भी तरक्की होगा, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G और जितने भी जी होंगे, जी करते रहेंगे, लेकिन इसी में एक तरह का इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो आज तक की जनरेशन को कहा गया जेन जी, जनरेशन जेड। इसका एक मतलब है, वो मतलब है जेन जी से जो मुखातब होते हैं यूथ। हम क्यों इसको जोड़ रहे हैं यहाँ कि शहीद भगत सिंह भी यूथ को मुखातब करते थे, यूथ को अपना टारगेट मानते थे, क्योंकि इनसे उम्मीद करते थे क्रांति आएगी। आजादी 3 प्रकार के संघर्षों से मिली है। एक मॉडरेट, जिसको नरम दल का फेज कहते हैं, यानी हम सरकार को ये समझाएं कि हमारी जरूरत है क्या है, ट्रिपल पी कहलाता है।
पी पेटिशन, पी प्रेयर और पी प्रोटेस्ट। हम प्रेयर करें, उनसे कहें कि देखिए हमारे समाज की, हमारे जनता की ये ज़रूरत है। प्रेयर करें, अनुरोध करें, पूरी करिए। न माने तो पेटिशन लिख के दें। जैसे हम जुबानी जाके अपने प्राचार्य जी से अपनी डिमांड कहते हैं तो कहते हैं तुम लिख के दो, तो लिख के दें, वो पेटिशन हुआ। और जब न माने तो बाहर धरने पर बैठ गए, वो प्रोटेस्ट हुआ। प्रारंभ में हमने यही किया, फिर हमें लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। अब हम थोड़ा राजनीतिक रूप से शिक्षित हो गए हैं, तो हमें अब प्रेशर बनाना चाहिए, हमें उन पर दबाव डालना चाहिए अपनी डिमांड के लिए। तो पहली बार स्वराज का शब्द आया कि स्वराज हमें हासिल करना है। ये स्वराज आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में यहाँ चला। फिर कुछ दिन बाद समझ में आया, रेडिकल ग्रुप डेवलप हुआ कि नहीं, हम केवल प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, हमको इन्हें डराना भी चाहिए। इन्हें पता चले कि अगर बात नहीं मानोगे तो मार भी दूंगा। तीनों में से कोई भी गलत नहीं था, क्योंकि हम बहुत बड़ी शक्ति से लड़ रहे थे। तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता थी, तीनों के फायदे थे, तीनों अपनी जगह से प्रेशर बना रहे थे ताकि ब्रिटिश हमें छोड़ के आज़ादी दे। अब ब्रिटिश से आज़ादी के लिए हम क्या कर रहे थे, हमें क्यों ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए था? आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम है कि ब्रिटिश के नुकसान क्या थे यहाँ। तो एक शब्द, एक सेंटेंस में कहूँ कि अगर सोने के पिंजरे में भी हमें रहने को कहा जाए तो हम कैदी बन के रहना नहीं चाहेंगे। तो एक दासता थी। दासता क्यों थी? कि हमारी प्रभुसत्ता इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास थी, हम स्वतंत्र नहीं थे। हम यहाँ के काउंसिल में, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे सदस्य नियम बनाने के लायक नहीं थे। नियम बनाने में उनका कोई योगदान या उनका कोई हिस्सेदारी उनकी नहीं होती थी। अर्थात हम बेबस दास के रूप में केवल उनके नियम के पालन के लिए थे। हमारी केवल गिनती थी। हम अपने ऊपर अपने लिए कानून नहीं बना सकते थे, यानी सॉवरेनिटी पर हो सकता हमारे पास नहीं थी। आज़ादी के बाद यही फर्क आया है, क्योंकि एक स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ें चाहिए: भूगोल, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। तो हमारे पास 3 तो थी, प्रभुसत्ता नहीं थी। वो मिली हमें, हमारी अपनी सरकार हुई, जनसंख्या तो पहले से थी, क्षेत्र तो पहले से था, तो हम स्वतंत्र राज्य बन पाए। तो हमें वो स्वतंत्रता हासिल करनी थी कि हम अपना निर्णय खुद ले सकें। अब निर्णय ले लिया गया, समझो कि निर्णय ले लिया गया, संविधान बन गया। संविधान के अनुसार हमें देश चलाना है। हम सब इस बात का इंतजार करते हैं कि सरकार ईमानदार हो जाएगी तो हम भी ईमानदार हो जाएंगे। पहले मुर्गी या पहले अंडा, ये कौन तय करेगा? सरकार। वैसे ही जो सरकार है वो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल है। यानी हमारे ही बीच का आदमी, हमारे ही समाज में रह के, बचपन से हमारी ही प्रवृत्ति के साथ जी करके, वो हमसे, हमारे आधार पर, हमारे कंधे पर सवार होकर के हमारी असेंबली में गया है। तो क्या उसका स्वरूप बदल जाएगा? हम जैसे हैं वैसा ही स्वरूप होगा। अर्थात समाज जैसा है सरकार वैसी है। याद रखो कि सरकार चोर नहीं, सरकार बेईमान नहीं। अगर सरकार चोर है तो हम भी चोर हैं, क्योंकि न केवल हमारे बीच का आदमी गया है जो जिस तरह के खमीर वैसी रोटी कहा जाता है। गेहूं के आटे की गेहूं की रोटी बनेगी और मड़ुआ के आटे की मड़ुआ की रोटी बनेगी, काली बन जाएगी। तो जैसा खमीर, जैसा आटा वैसी रोटी, जैसा समाज वैसी सरकार। हम छोटी छोटी चीजों को देख के ललचा जाते हैं, छोटे छोटे लेवल पर हम बेईमानी करने के लिए एकदम उतावले रहते हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना। तो जब पराया माल 10-20 रुपया अपना होगा, तो ये जो 500 से ऊपर जनपद हैं, अगर एक जनपद में एक आदमी 1000 रुपया बेईमानी करता है, करने के लिए ललाया हुआ है, तो वो जो मंत्री हमारा बना है, ये 500 से ऊपर के जनपद के पूरी जनसंख्या है, सबका पैसा उसके हाथ में है। इतना बड़ा पैसा देख करके वो रिश्वत नहीं लेगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सुधरना कहाँ है? हमें यहाँ किरदार का गाजी बनना है। हमको समाज को यहाँ सुधारना है। और ये याद रखो कि तुम जो समझ रहे हो कि हम सुधर जाएंगे तो क्या पूरी दुनिया सुधर जाएगी?
बिल्कुल पूरी दुनिया सुधरेगी। कहा जाता है ना कि हम नहीं, हम जरा बेईमान कर जाए बाकी सब सुधर जाए। भगत सिंह पैदा तो हो मगर मेरे घर में नहीं, सामने वाले के घर में। क्रांति लाने वाला तो हो लेकिन मेरे घर का ना हो, कौन जेल जाएगा। ये जो मानसिकता है, तो यही मानसिकता सबकी है ना। सारे लोग गार्जियन चाहते हैं हमारा बच्चा ना जाए, तो कोई नहीं गया। एक यादव जी का गांव था, उसमें एक यादव जी की बच्ची की शादी थी। तो भाई उसमें दूध लगेगा, मिठाइयाँ बनेगी, ऐसा करते हैं कि शाम का एक टाइम का दूध सब लोग दे दें ताकि उनके पास दूध हो जाएगा, एक मदद हो जाएगी। नुक्कड़ पर ड्रम रख दिया गया कि सब लोग एक टाइम का दूध वहीं डाल दें। एक आदमी ने सोचा सब तो दूध ही डालेगा, मैं अपना दूध बचा देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? पानी। सुबह खोला गया, क्या मिला होगा? 100% पानी, क्योंकि सबने यही सोचा, क्योंकि सब उसी समाज का आदमी थे। हम कहाँ पे बदलना चाहिए? हमें नारा लगाने के या हमको बदलना चाहिए? एक आदमी भी बदलता है तो पूरा परिवार, एक समाज बदलता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, मुझे उसके लिए जजमेंट की जरूरत नहीं है। केवल मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पूरे मऊ जनपद में 165 कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज, और तुम्हारी परीक्षा की तरह हर कॉलेज में परीक्षा होती है। हर कॉलेज में तुम्हारे जैसे बच्चे पढ़ते हैं और हर कॉलेज वाले चाहते हैं कि ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक, उड़ाका दल यानी फ्लाइंग स्क्वाड, या सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट, या जो भी यूनिवर्सिटी से लेकर के यहाँ तक लोग जांच में आए तो वो जांच ना करें, हम बच्चों को नकल करा करके अच्छा नंबर दिला दें ताकि मेरे कॉलेज का नाम हो और अधिक से अधिक एडमिशन हो। ये पूरा मिशन ये है। मैं उसके विपरीत हूं कि मुझे लगता है कि हर साल पूरे जनपद के 50,000 बच्चे इस नकल प्रक्रिया से परीक्षा देते हैं और वह कुछ नहीं जानते, केवल उनको कागज की एक मार्कशीट मिलती है। तो मैंने ये ठाना कि मैं कभी इनसे एक कप चाय नहीं लूंगा और 1 रुपया नहीं लूंगा। मेरे बस का जितना होगा मैं इनकी नकल रोक दूंगा। पिछले 2004 से मैं अब तक यही काम कर रहा हूं। परिणाम यह है कि तुम लोग किसी कॉलेज चले जाओ, किसी कॉलेज 165 में, और उनसे मेरा नाम पूछना कि मैं कौन हूं, रूह कांपती है उनकी, क्योंकि वो गलत काम करते हैं, उसको मैं रोकता हूं। मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास ईमानदारी की ताकत है। मैं पहलवान हूं, खली हूं, या गुंडा हूं, बदमाश हूं, नेता हूं, कुछ नहीं हूं। मेरे पास कोई ताकत नहीं, सिंपल एक टीचर है। एक कॉलेज वाले ने मुझे कहा भी, मास्टर है, मास्टरी करिए, सिपह सालारी मत करिए। मैंने कहा मैं तो वही करूंगा जो मुझे करने को दिया गया है। तुम्हें जो सालारी करना है कर लो, और तुम्हारे कॉलेज को अभी मैं कैंसिल करवाता हूं, सेंटर कैंसिल कराता हूं। और उसी समय मैंने सेंटर कैंसिल करवाया। इसका परिणाम यह है कि ऐसी भी स्थिति आई कि कॉलेज वाले मेरी मौजूदगी से बेहोश भी हुए। बेहोश हो गए मैनेजर। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, एक सिंपल कर्तव्य मैंने किया कि मैंने पैसा नहीं लिया। सोच लो कितना अंतर आता है। हम अवसर पा गए तो कर लिए गलत, न पाए तो ईमानदार बने हैं। अगर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये दोहरा नहीं, ये दोहरे चरित्र पर हम जो खेल रहे हैं, इसकी वजह से बहुत खराब परिणाम आ रहा है। हम केवल गाली देने वाले समाज बन गए हैं, कोसने वाले समाज बन गए, निगेटिव बन गए हैं। मन हमारा हर वक्त दूसरे की शिकायत पर लगा रहता है। जब किसी से गिला रखना, गिला कहते हैं शिकवा शिकायत को, जब किसी से गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, अपनी शक्ल उसमें दिखेगी कि कितना टेटर है। कहने का मतलब यह है कि हमें दूसरे को ईमानदार बनाने की कोशिश करने से ज्यादा अपने को बनाना चाहिए। ये बात पक्की है कि हम सब में हजारों कमियां हैं, हम लगातार सुधरते रहें। ये प्रक्रिया है मरने तक। ये नहीं कि आज सुधर के तो कल नहीं, कल बिगड़ेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। ये एक प्रक्रिया है, इसी को संघर्ष कहते हैं, इसी को जिहाद कहते हैं। हमको लगे रहना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि हम कैसे हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, यानी मेरे अस्तित्व से मेरे इस वतन इस देश की सुंदरता बढ़े, हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। चमन कहते हैं बागीचे से, मतलब समझे, एक एक फूल बाग के सुंदरता के लिए अनिवार्य है, हर रंग का फूल अनिवार्य है। तो तुम फूल कब बनोगे? जब तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे। तुम्हारा कर्तव्य आज की डेट में क्या है? पढ़ना, केवल पढ़ना। एक बैंक का एम्प्लाई 8 से 10 घंटे वो केवल काम करता है, क्योंकि उसका काम, उसका दायित्व है काम करना। लाइन में खड़े हो जाओ पैसा लेने के, 1 मिनट लेट होगा तो कितनी गालियां देने लगते हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? केवल पढ़ना। बाप माँ तुम पर क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। एक हमारे बैच का था गनीमीन, आईपीएस हुआ, उसकी आदत थी 2 घंटा पढ़ के आता था और हम लोग के कमरे में चाय पीता था और अचानक उठता था, कहाँ जा रहे हो? खाना जायज करने। मतलब माँ बाप ने जो खाना खिलाया है वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो नाजायज हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, तो उसको जायज कर ले। अगर तुम ये काम करते हो, अब कैसे? अगर तुम बढ़िया नौकरी पाते हो तो क्या होगा? तुम समाज के लिए काम के हो जाओगे, उपयोगी हो जाओगे, तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तुम अपने वतन की खिदमत कर पाओगे। लेकिन तुम ही अगर समाज पर बोझ बन गए तो? माँ बाप को गुमा था जिस नौजवान पर, शेर है तुम लोग के लिए, माँ बाप को गुमा था जिस नौजवान पर, पढ़ लिख कर बोझ बन गया खानदान पर। पढ़ लिख कर बोझ बन गया खानदान। ये तय करो कि हमें पढ़ लिख के खानदान का बोझ नहीं बनना है, खानदान का बोझ उठाना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा नारा होना चाहिए। करना है, करना है, करना है, काम करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, कामयाब होना है, होना है, होना है। इसको दोहराते रहो। इसको ना जैसे हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो पढ़ते रहते हैं, ये पढ़ो। कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब पढ़ो। सुबह शाम इसको विरद करो। इसको मतलब जैसे हम कीर्तन करते हैं वैसे करो। ये मैं बता रहा हूँ, उठ के सबसे पहला काम ये करो। देखो कामयाबी कैसे नहीं मिलती है। किसके अंदर खूबी नहीं है? कौन कामयाब नहीं हो सकता है? हर आदमी के अंदर एक खूबी है, जब चाहे तब, जब से शुरू करेगा तब से कामयाब होगा। क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी हो सकता है 2-4 साल बर्बाद हुए हो, या अभी बर्बाद भी नहीं हुआ हो, लेकिन 2-4 साल की जिंदगी नहीं है। एवरेज उम्र 69 साल है इंडिया में। एवरेज एज कितना है? 69। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि अभी लंबी उम्र बाकी है। अभी से हार मान गए, मैं तो फेल हूं, मैं तो अच्छी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो अच्छे से पढ़ नहीं सकते। कोई जरूरी है कि केवल हम नौकरी पर पाके ही कामयाब होंगे? हम तो नौकरी देने लायक भी बन सकते हैं। हम ऐसा भी हुनर पैदा कर सकते हैं कि हम अपने ही नहीं दूसरों को भी नौकरी देने लायक बन सकते हैं। तब हम चमन को खूबसूरत बना पाएंगे। आज पर कैपिटा इनकम है तो उसी तरह से जीडीपी भी है। तो जीडीपी कैसे बनती है? एक एक आदमी के उत्पादन से। मोदी जी ने आह्वान किया स्वदेशी, ठीक है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, स्वदेशी ही होना चाहिए ताकि तुम्हें मौका मिले अपने को निखारने का। आज तो वो जमाना है कि तुम्हारे अंदर कोई भी हुनर है वो बिकेगा, बिकेगा। गोबर का उपला बन के बिक रहा है अमेज़न पे। गोबर का उपला बनाने की मशीन आ रही है और बिकता है, बहुत बड़े पैमाने पे बिकता है। भौरी चोखा वालों से पूछो कितना बिकता है। मीनिंग भाई कि तुम्हारे अंदर कोई गुण है उसको पहचानो और उसकी मार्केटिंग करो। तुम सब मार्केटिंग की चीज है, वो गुड्स हो। ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो कि मार्केटिंग करने वाले तुम्हें बढ़िया दाम में खरीदे, सस्ता में नहीं। और ये कैसे होगा? ज्ञान अर्जित करना है, लर्न करना है, सीखना है। हर वो चीज सीखना है जो तुम्हें ऊपर वाले ने जितने तरह के सेंस ऑर्गन दिए हैं सबसे सीखना है। किताब, अखबार, ये सबसे बढ़िया सीखने की चीज है, लेकिन इसका मतलब आखिरी सीखने की चीज नहीं है। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम जुबान से चक करके बताओ तो मैंने क्या बोला है, तो बता दोगे। लेकिन कहा जाए कि कान से सुन के नमक का टेस्ट बताओ
अर्थात ये सेंस ऑर्गन से सीखना है, ऑब्जर्व करना है। बेवकूफ वो होते हैं जो देखते हुए चले जाते हैं। बुद्धिमान न्यूटन था कि सेब गिरते सबने देखा, न्यूटन ने देखा तो एक नियम बना दिया। क्यों नियम बना दिया? उसके सेंस ऑर्गन एक्टिव थे। तुम अपने तमाम सेंस ऑर्गन को एक्टिव करो, तमाम आंख, नाक, कान सब खुली रखो, जागरूक बनो और तर्कशील बनो, तर्क पर आधारित बात करो। ये अंधविश्वास का जमाना चला गया, अब साइंस का जमाना है। जितनी बार झाड़ फूक करो, इस पे कोई मंत्र पढ़े, अरबी में पढ़े और संस्कृत में पढ़े, और इसको माइक का जब तक बटन ऑफ नहीं करेंगे ऑफ नहीं होगा। लेकिन ऑफ कर दें और कोई मंत्र पढ़ें, कहीं ऑन हो जाओ तो कभी ऑन नहीं होगा। साइंस का जमाना है, अब हम हकीकत की दुनिया में आए हैं, काल्पनिक कहानियों से ऊपर आए हैं। हर धर्म में कहानियां रही हैं, उस समय की जरूरत रही है। क्यों रही है जरूरत? आज इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। अब पहले शाम को खाना खा के हम लोग के बचपने तक चारपाई आंगन में लगती थी और बड़े बूढ़े कहानी सुनाते थे। तो जब कहानी सुनाएंगे तो एक पर एक कहानी आएगी, एक पर एक कापोल कथाएं आएंगी, और सुनते सुनते वो सच लगने लगेगी। लेकिन होगी वो कथा, और हर धर्म में सुनाया जाता है ऐसी कहानी। केवल पुष्पक विमान हिंदू धर्म में नहीं है, सुलेमान का तख्त इस्लाम में भी है। मेरे कहने का मतलब जैसी कहानी हिंदू में है वैसे इस्लाम में भी है, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी है। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने अपने को 15वीं शताब्दी में बाहर कर लिया। नतीजा सामने है कि पूरी दुनिया पर उसका शासन है। छोटे छोटे कंट्री है, G7 के मेंबर हैं, हमारे 2-4 डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं है, अकेले दिल्ली के बराबर कई देश नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा तरक्की किए हुए हैं। टैलेंट तो हमारे यहाँ इतना है कि उसको कहो कि दुनिया की कोई चीज के 1 मिनट में नकल करते हैं, कितना टैलेंट है। लेकिन टैलेंट का डायरेक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है। तो उस डायरेक्शन को हम समझे अपने पर्सनल लेवल पे कि हमें क्या करना चाहिए। हम कामयाब होंगे तब हमारी फैमिली और हमारा देश कामयाब होगा। हम केवल गप देंगे तो वो एक सदस्य नहीं फेल हुआ, पूरे देश का हर सदस्य फेल हुआ। सब अगर यही करता रहे तो आज 100% शिक्षा क्यों नहीं लेते हम? इसलिए कि मान के हम चलते हैं कि हमारे लिए शिक्षा नहीं है। वो जो 2-4 लोग गए हैं मेहनत करने समाज के, उन्हीं के लिए शिक्षा है। हमने मान लिया है। हमने ऐसा क्यों मान लिया है? जब हमारे संविधान में है कि 14 साल के तमाम बच्चों को कंपलसरी, अनिवार्य रूप से मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, फिर क्यों आज भी बच्चे अनपढ़ हैं? इसमें हमारी भूमिका क्या है? जो जैसी बीमारी वैसा इलाज करना चाहिए। कभी कॉलरा का जमाना था, चेचक का जमाना था, तो उसका टीका लगा। अब भी कोई बीमारी आए, कोरोना आए, हम कॉलरा का टीका लगाएं, सही है? नहीं। आज जो बीमारी है, आज रिश्वत है, आज हम अपने काम से भागते हैं, आज हम इस पे बहुत ज्यादा समय देते हैं। हमें फुर्सत कहाँ, हमें फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, हमें फुर्सत कहाँ मौसम सुहाना देखूं। अपने मोबाइल से निकलूं तो जमाना देखूं, अपने मोबाइल से निकलूं तो जमाना देखूं। आखिर हमें फुर्सत क्यों नहीं है? ये क्यों हमें उलझाए हुआ है? इसकी अच्छी चीजें हमें क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि हमारे पास मिशन नहीं है, हमारे पास पढ़ने का कोई कारण नहीं है, हमारे पास बर्निंग डिजायर नहीं है। डिजायर पैदा करो। ये जो एक एक व्यक्ति है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि एक व्यक्ति एलन मस्क हो सकता है, व्हाई नॉट यू? एक व्यक्ति बिल गेट्स हो सकता है, व्हाई नॉट यू? एक आदमी अडानी हो सकता है, व्हाई नॉट यू? उसके पास 8, 10, 12 सर हाथ पैर है रबड़ की तरह, क्या? नो, उसने सोचा है, समय पर सोचा है। हमें समय अभी मिला है, ये जो 2-4-5 साल है, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, मैक्सिमम 5 साल के बाद 2 साल MA PG, यही गोल्डन पीरियड है। इसमें अगर सही दिशा ले लिए तो समझो कि हमेशा के लिए उस दिशा पर चल निकलोगे, जो एक लीड तैयार होगी उसी पर चलोगे, वो कामयाबी की तरफ जाएगी। लेकिन अभी का समय अगर बर्बाद कर लिए तो ये दोबारा मौका नहीं देता है। जिंदगी कभी लौट के आती नहीं है, वो कभी मौका नहीं देगा दोबारा ग्रेजुएशन करने आओगे क्या? तो इसका मतलब है कि वक्त ही ऐसी चीज है जो वापस लौट के नहीं आती है। अगर अभी हम थोड़ा 5 साल पढ़ ले तो क्या होगा कि पूरी जिंदगी 69 साल तक बची है एंजॉय करने के लिए।
जितना प्लेजर लविंग बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी पेन लविंग बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अभी जो है हम किन चीज़ों में पड़े रहते हैं, राजनीति में। हम लोग सब राजनीतिक क्यों हो गए हैं? इतना ज़्यादा राजनीतिक हो गए हैं कि हर बात के लिए आप हर वक्त बहस करते हैं। किसको वोट देना है अपने करीब घनिष्ठ मित्र से झगड़ा कर लेते हैं। हमें क्या लेना देना है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम एक चुनाव के वक्त तय करेंगे कि किसको वोट देना है। हम नीतिगत रूप से तय करें या हम बिना सोचे समझे तय करें। हम 5 साल बाद जब चुनाव का समय आएगा तो कहेंगे मित्र जरा हटो, तुम्हारे पार्टी को हम वोट नहीं देने जा रहे, 15 दिन बाद मिलना। लेकिन बाकी 350 दिन जो है वो तो हम अच्छा काम करें, काहे को राजनीति की बात करते हैं। हम हमेशा सांप्रदायिक बात करते हैं। ये शहीद भगत सिंह की बात कर रहा हूं कि इनका मुकदमा कौन लड़ रहा था? आसिफ अली। इनका मुकदमा कौन लड़ रहा था? आसिफ अली। पूरे जज थे जिन्होंने निर्णय दिया इनके फांसी का। वकील कौन थे? हिंदू थे। सरकारी वकील जो इनको फांसी दिलवा रहे थे, राय बहादुर सर, सुब्रमण्यम चौधरी ऐसे कुछ नाम था, राय बहादुर सर, राय बहादुर सर, राय बहादुर टाइटल था उनका, वो पूरा नाम कुछ और था, सुब्रमण्यम सौर्य कुछ का नाम था। वह हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो सरकारी वकील था। बचाने कौन गया? आसिफ अली। पूले ने जब निर्णय दिया तो फिर एक जूरी बनाया। जूरी किसको कहते हैं? जूरी ऐसे कहते हैं कि जैसे एक जज नहीं कई जज हो और समाज का भी कोई अहम महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, वहां उसका एक समूह बना देते हैं कि आप लोग सब मिलकर निर्णय दीजिए, उसको जूरी कहते हैं। तो वो जूरी में आगा हैदर ने, जब 3 लोगों की जूरी बनी थी तो आगा हैदर ने फिर भी उस पर साइन नहीं किया, कहा नहीं मैं इस फांसी पर साइन नहीं करूंगा। क्या ये हिंदू मुस्लिम का इशू था? तो देशभक्ति थी और वो एक आइडियल बात थी कि इनका जुर्म उतना बड़ा नहीं है कि इस पर फांसी दिया जाए। न्यायिक बात थी। हम इन चीज़ों से बाहर आए। हम बहुत ज़्यादा अपना समय सोशल मीडिया पे, रील्स पे और गॉसिप्स पे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में खर्च कर चुके हैं। ये अब आखिरी समय है। BA 3rd ईयर के ज़्यादातर बच्चे हैं, PG के बच्चे हैं, इसको कीमती समझो। अब अपना कर्तव्य अदा करो, तब भारत माता की जय। जय ऐसे ही होगा, रिश्वत लेकर के, अपना कर्तव्य न निभा के, पढ़ाई न करके, निकम्मा बन के, नाकाम बन के, दूसरे के पैसे पर नजर रख के, कोई काम न करे, न खाने पीने पर रहे, भिखमंगी करके, ये 80 करोड़ लोग जो आज 5 किलो अनाज पर आ गए वो काम करके ना, जय नहीं हो सकती। जय का मतलब होता है जिंदाबाद। तो जिंदाबाद कैसे हो गए? हमने तो खुद ही हरा दिया और केवल नारा लगा रहे। नहीं, हम नारा भी लगाएंगे और अपना कर्तव्य भी निभाएंगे, तब जोश भी आएगा और काम भी करेंगे। तब जाके लगेगा इत्र की, ऊद की, अंबर की, समन की खुशबू, मगर सबसे बेहतर है अपने वतन की खुशबू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों से हमें अभिभूत किया। मैं अपने पर्सनल वाक्य बता दूं कि वाकई जो 165 कॉलेज हैं, उस 165 कॉलेज में मैं भी गया था और एक कॉलेज में मैंने इनका नाम लिया तो कॉलेज के टीचर से लेकर के प्रिंसिपल और प्रबंधक तक पूरे एक्टिव होकर के सर से डायरेक्ट बात किया और मेरा वहाँ पे एडमिशन सुनिश्चित हुआ। तो इन्होंने सर कितना कमाया है और उसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज यह वैचारिक संगोष्ठी या इस तरह के संगोष्ठी का आयोजन इतिहास में जो भी हमारे योद्धा रहे हैं, चाहे वह दर्ज हो पाए हो या ना हो पाए हो, इस संगोष्ठी का आयोजन मुख्य रूप से उनके विचारों को उनको उजागर करना होता है, चाहे वह शेर अली अफरीदी हो या तमाम ऐसे क्रांतिजीवी जो लोग इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हो पाए। हम लोगों का यह दायित्व है कि उन लोगों को इतिहास की किताबों में पढ़कर उनके अच्छे वाक्य, अच्छे कर्मों को अपने लोगों के सामने रखें और इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहें। धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।